हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। राइट, कि आपको पता है ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। न्यूज़ में क्यों थी वही हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो अपॉइंट किए गए। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में अब हम पूरे डिटेल में देखेंगे कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के फंक्शंस रहते हैं, क्या उनके राइट्स हैं, सब कुछ इसके बारे में हम डील करेंगे। राइट, चलो। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो हमारे के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, इनका टर्म जो है, टेन्योर जो है वो एंड हो गया 30 सितंबर को। और इनकी जगह पे अब कौन नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, वो बने हैं आर वेंकटरमणी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और वी कैन से फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, जिनको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं कंट्री का, तो ये याद रखना। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो ये याद रखना ये एक संवैधानिक पोस्ट है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया हो पर्टिकुलर उस किसी आर्टिकल में इसके अपॉइंटमेंट के बारे में, इसके टेन्योर के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी। राइट, तो आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ। अभी देखिए के वेणुगोपाल जो रिसेंटली 91 ईयर्स के हो चुके हैं, तो उन्होंने रेफ्यूज कर दिया था कि अब वो इस पोस्ट को फर्दर होल्ड नहीं कर सकते। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अब आप क्या कीजिए कि किसी और को अपॉइंट कर दीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फिर सरकार ने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था मुकुल रोहतगी को, जो पहले भी क्या रह चुके हैं 2014 से 17 के बीच में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप फिर से क्या कर लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को होल्ड कर लीजिए। बट इन्होंने क्या किया, रेफ्यूज कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं इस पोस्ट को होल्ड नहीं करूंगा। बट इसके लिए उन्होंने कोई, मतलब आप बोल रहे हैं कि कोई ठोस रीजन दिया हो कि क्यों उन्होंने रेफ्यूज किया, उसके अभी कोई पता नहीं लगा है। तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर जो सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के आर वेंकटरमणी, उनको क्या कर दिया गया, अब भी रिसेंटली जो है अपॉइंट किया गया एज अ न्यू अटॉर्नी जनरल और फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। राइट, तो अब अटॉर्नी जनरल के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बात करी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। दैट मीन्स अब फर्स्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री का, तो इसके पास क्या राइट होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास राइट होता है कि ये क्या कर सकते हैं, जितने भी कोर्ट्स है कंट्री में उनमें क्या कर सकता है, ऑडियंस, दैट मीन्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जनरली अगर बात करें तो ये टॉप लीगल ऑफिसर होता है कंट्री का, और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। तो अटॉर्नी जनरल जो हम डील करते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर करते हैं। हाउएवर अगर मैं बात करूं तो अटॉर्नी जनरल कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता। राइट, बट हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब ये क्या होगा, एक एडवोकेट है तो जनरली अब ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली ये क्या कर सकते हैं, इनके पास राइट होता है कि ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स इनको रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अब आप प्राइवेट प्रैक्टिसेस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। बट हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि अगर कोई भी लीगल प्रैक्टिस, अगर ये कोई भी लीगल केस यहाँ पे लड़ेंगे, तो ये मेक श्योर कि जो ऑपोजिट में एंटिटी जो हो वो गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ऑपोजिट में एंटिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये कोई भी, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिसेस जो हैं ये कर सकते हैं। अब इनको जो असिस्ट किया जाता है बाय 2 सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। अगर मैं बात करूं, ये जो सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट में सॉलिसिटर जनरल, एक सॉलिसिटर जनरल है, वो है तुषार मेहता। राइट, मेरे नाम पे उनका नाम है, बस सरनेम चेंज है, तुषार मेहता।
अब ये जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? अब क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि क्या सॉलिसिटर जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? नहीं, सॉलिसिटर जनरल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। स्टैट्यूटरी पोस्ट का मतलब कि इस पोस्ट को जो क्रिएट किया गया है बाय द पार्लियामेंट, बाय लॉ, लॉ के थ्रू इस पोस्ट को क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है, राइट। तो ये बात भी आप याद रखना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब हम आते हैं मेनली अटॉर्नी जनरल पे। तो यहाँ पे आर्टिकल 76 जो है, द आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बात करता है जो हमने पहले भी बात करी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। सेम आर्टिकल 165 जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स की बात करता है। जैसे एक लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, वैसे एक लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसको बोला जाता है, जिसकी बात की जाती है आर्टिकल 165 और अनुच्छेद 165 में। तो यहाँ पे बात करें तो अब यहाँ पे मैं सीधी सी बात बोलूं कि आर्टिकल 76 क्या बात करता है? आर्टिकल 76 बोलता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होगा इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब किसको अपॉइंट किया जाएगा? द पर्सन जो क्वालिफाइड होगा टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, टू बी अपॉइंटेड एज, और वी कैन से कि जो पर्सन क्वालिफाइड होगा टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे बात करनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एक तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो प्रायर कंडीशंस होती है, जब भी आपको कोई पब्लिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ पे मस्ट होती है कि वो क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या यहाँ पे कंडीशन जो रिक्वायर होती है, यहाँ पे तीन, मतलब एक तो प्रायर कंडीशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, बाकी तीन में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया या तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए फॉर 5 इयर्स के लिए, या फिर वो क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए फॉर 10 इयर्स के लिए, या फिर वो क्या होना चाहिए? एक एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए, किसकी नजरों में? प्रेसिडेंट की नजरों में, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के व्यू में अगर लगे कि ये पर्सन जो है इसको जुडिशरी की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा एडवोकेट है, राइट, तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो सेम यही क्वालिफिकेशन किसके लिए चाहिए? यही सेम क्वालिफिकेशन चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए, और ये बात करी गई है आर्टिकल 76 में, राइट। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम इसके फंक्शंस की एंड राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल जो है, यहाँ पे बोला गया इज आल्सो सपोज टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो सीधी सी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन किए हैं, जो राइट्स डिफाइन किए गए हैं अटॉर्नी जनरल के, वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 88। अब ये आर्टिकल 88 किसकी बात करता है? अब आर्टिकल 88 क्या बोलता है आपके पास कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसके पास एक राइट होता है। अब ये राइट क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास जो ये राइट है, जिसमें ये क्या कर सकते हैं? स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इवन ये क्या कर सकते हैं? टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट मीन्स चाहे ये लोकसभा चाहे ये राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में ये क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन अगर कोई ज्वाइंट सीटिंग है हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा की, एंड अगर कोई कमिटी अपॉइंट की गई है पार्लियामेंट की और उस कमिटी के अगर ये मेंबर हैं, तो उसमें भी ये क्या कर सकते हैं? मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट आर्टिकल 88 ने क्या बोला कि ये बोल तो सकते हैं, ठीक है, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, लोकसभा की राज्यसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, मतलब इनके पास ये भी राइट होगा कि ये वहां पे मतलब बोल भी सकते हैं, राइट। बट इनके पास ये राइट नहीं है कि वो वहां पे क्या कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं।
दैट मीन्स वोटिंग का राइट नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग का राइट सिर्फ किसके पास होता है, जो उस हाउस का मेंबर होता है। सिर्फ मेंबर ऑफ द हाउस के पास अपने हाउस में वोट करने का राइट होता है, अदरवाइज नहीं होता है, किसी और के पास नहीं होगा। तो ये बात याद रखना। अब देखो ये क्यों, क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन है, इनका मेन फंक्शन है कि ये लीगल एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को। अब ये लीगल एडवाइस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। इवन ये क्या करेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस हो जाता है या कोई डिस्प्यूट है, कोई भी केस चलता है, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इन्हीं का काम होता है रिप्रेजेंट करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को। कोर्ट में जाके ये रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेटली इनको सब कुछ पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, क्या प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें क्या बिल में क्या प्रोविजंस है। दैट्स वाई इनको ये राइट दे दिया गया कि ये प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उस टाइम पे इनको कि इनको बोलने का भी अधिकार दे दी कि ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बोल भी सकते हैं, अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, राइट। तो ये सारे राइट जो है इसकी बात करी गई है आर्टिकल 88 में, राइट। इवन अब इनको जो है प्रिविलेजेस भी इंजॉय की जाती है, इवन इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इनको प्रोवाइड की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, की बात करूं तो यहाँ पे आता है आर्टिकल 143। अब आर्टिकल 143, जिस आर्टिकल को हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज प्रेसिडेंशियल जिसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अब आर्टिकल 143 क्या बोलता है कि ये क्या करेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे सीधी सी बात करूं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लीगल एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल 143 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो लीगल एडवाइस ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अब उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेगा। अब देखो यहाँ पे भी आर्टिकल 143 में बात बोली गई कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जब एडवाइस लेगा सुप्रीम कोर्ट से, या तो वो एडवाइस लेगा इन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, या फिर वो लेगा ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स या लॉ मतलब जो 1950 से पहले ही क्या हो गए थे, इनेक्ट थे, और अभी भी या फिर अभी भी कंटिन्यूएंस में है, या फिर मतलब उसके रिगार्डिंग उनको कोई भी किसी भी लॉ के रिगार्डिंग जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, उससे पहले अगर कोई लॉ था, ठीक है, तो उसके बारे में अगर उनको कोई भी क्या लेना है, अगर यहाँ पे एडवाइस लेनी है, तो यहाँ पे भी देखो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या राइट है। यहाँ पे बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे एडवाइस ले रहा है और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे ले रहा है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है कि उनको क्या देनी पड़ेगी, एडवाइस देनी पड़ेगी। बट वहीं पे ऑन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास फ्रीडम है कि मे गिव एडवाइस, वो एडवाइस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो ये बात याद रखना, इन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट मे गिव एडवाइस, बट सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव एडवाइस इन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अब ये जो एडवाइस रेंडर की जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रेसिडेंट, अब ये एडवाइस जो होती है इज नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं होती किस पे, प्रेसिडेंट पे। दैट मीन जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को इस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आगे एक्ट करना है या फंक्शन करना है, राइट। तो ये बात भी याद रखिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब हमने इसको कंपेयर किया कि जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया का वो सेम नहीं है जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स की अगर बात करें, और ब्रिटेन अगर हम बोलें, एंड यूनाइटेड स्टेट्स के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, कैबिनेट के। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, तो ये बात याद रखना, इज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट, वो कैबिनेट का मेंबर नहीं होता, नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट।
राइट। तो ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अब कौन अटॉर्नी जनरल बन सकता है, जो हमने पीछे भी बात कर ली कि क्योंकि अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में बात करी गई कि अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग पर्सन हु आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये 76 में बात करी। अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए फॉर 10 ईयर्स के लिए, और या फिर क्या होना चाहिए, ये भी और में है, और क्या होना चाहिए, एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए, किसकी नजरों में, प्रेसिडेंट की नजरों में, राइट। और वहीं पे बोला गया कि ये जो आर्टिकल 76 क्लॉज 4 जो है ये बात करते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो होगा ये जो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक जो है वो अपने ऑफिस पे रहेगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कैन रिमूव द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, कभी भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहां से अगर पूछ लिया जाए द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो याद रखना जो टेन्योर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं फिक्स किया है कि कितने टर्म के लिए अपॉइंट होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि टेन्योर जो है वो नॉट फिक्स्ड है। होता क्या है कि जब भी ये अपॉइंटमेंट होती है, जैसे अभी वेंकटा रमन को अपॉइंट किया गया, जब अपॉइंटमेंट होती है तो एक वारंट, जिसको हम बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर जनरली हम बोलते हैं, बट यहाँ पे एक वारंट दिया जाता है, सील्ड वारंट दिया जाता है। अब इस सील्ड वारंट पे बताया जाता है, मतलब ये काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इनके पास आता है जिसमें बताया जाता है कि आपको कितने टेन्योर के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। जैसे सेम यहाँ पे वारंट दिया गया किसको, यहाँ पे वारंट दिया गया वेंकटा रमनी को, तो वहां पे डिफाइन किया गया कि हम आपको क्या कर रहे हैं, 3 साल के लिए हम आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इनको रिमूव कर सकते हैं इस 3 साल से पहले भी, एट एनी टाइम, राइट। और यहाँ पे बोला गया, और जो इनको रेम्यूनरेशन जो प्रोवाइड की जाएगी इस टाइम पे, जो प्रेसिडेंट यहाँ पे डिटरमिन करेगा वो रेम्यूनरेशन जो है, दैट मीन जो इनको यहाँ पे किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, वो प्रेसिडेंट जो डिफाइन करता है वो की जाती है। एज पर पर्टिकुलर सैलरी नहीं है कि इतना दिया जाएगा, कि इतनी परमानेंट सैलरी है, नहीं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे डिफाइन कर दिया कि हाँ आपको 1 लाख पर मंथ दिया जाएगा, 3 लाख दिया जाएगा, 5 लाख दिया जाएगा, व्हाटसोएवर, ठीक है, तो वो दिया जाएगा, राइट, जो भी वहां पे प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो लिमिटेशंस की बात करूं तो इनके पास जो हमने बात करी, नो राइट टू वोट इन हाउस प्रोसीडिंग्स और कमिटीज में कोई वोटिंग का राइट नहीं होता, एंड ये एडवाइज नहीं कर सकते और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते ये, फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को एडवाइज नहीं कर सकते, एंड शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्संस इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। मतलब क्रिमिनल केसेस ये कब तक डिफेंड नहीं, मतलब किसी पर्सन को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से तब तक नहीं बचा सकते, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ये कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं अपने जो भी इनका जो कस्टमर होगा या जो इनका मुवक्किल जो भी बोलते हैं, राइट। एंड यहाँ पे बोला गया कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई भी अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब इसके बाद ये सॉलिसिटर जनरल जो हमने बात करी थी कि ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, किसको बोला जाता है, सॉलिसिटर जनरल। और ये क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, एंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है जो वर्क करता है किसके अंडर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। एंड ये क्या करते हैं, ये आल्सो एडवाइजेज, मतलब सॉलिसिटर जनरल भी क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है गवर्नमेंट को इन लीगल मैटर्स में। इवन अगर आप बात करें सॉलिसिटर जनरल की जो अपॉइंटमेंट होती है, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो फिक्स है, यहाँ पे टेन्योर 3 साल का। वो कौन करता है, वो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, और उस कैबिनेट कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है कैबिनेट की, ये आगे क्या करेंगे, रेफर करेंगे प्रेसिडेंट को नाम, कि आप इसको अपॉइंट कर दो, और उसी के बेसिस पे फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है फर्दर अपॉइंटमेंट करता है किसकी, आपके पास सॉलिसिटर जनरल, राइट।
तो ये था आपके पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, थैंक यू।